बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टोरी नेम तेरी मेहरबानी। सुबह ही सुबह शगुफ्ता पप्पो का दादी के लिए फ़ोन आ गया था। हेलो अम्मा, क्या आप चंद दिनों के लिए मेरे यहाँ रह सकती हैं? मैं दरअसल मुल्तान जा रही हूँ अपनी नंद साजिदा के पास हज की मुबारकबाद देने के लिए। न सलाम, न दुआ, न दुखों की मारी मजबूर और बेकस माँ की अहवाल पुरसी बस खट से अपनी गर्ज पेश कर दी। दादी ने फौरन बेटी को शर्मिंदा कर डाला और वो हो भी गई। सॉरी अम्मा, आप और अब्बा कैसे हैं? क्या पूछती हो हम दुखियारों का, बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। सुबह कुछ देर पहले नाश्ते के नाम पर क्या मिला? बराए नाम घी लगा एक अदद फुल्का, प्याला भर सवैयां, आधे से जरा ज्यादा दूध गिलास का। ये नाश्ता दिया है तुम्हारी भाभी ने, जो तुम्हारी साबरा माँ ने सबर शुक्र से कर लिया। बोलते बोलते दादी का लहजा भर आ गया था। अच्छा अम्मा, तो फिर आप आ रही हैं ना? शगुफ्ता को जवाब लेने की जल्दी थी। नहीं, अगर मैं आ गई तो तुम्हारे बूढ़े बाप का ख्याल कौन रखेगा? उसका बिस्तर, दवाएं, पानी। बहू रानी तो बस अपने मर्द और बच्चों की खबर रखती हैं। मैं नहीं आ सकती। दादी ने साफ इनकार करते हुए मोबाइल बंद कर दिया। नगोड़ मारी औलाद, एक ही बेटी है मगर मजाल है जो माँ का दुख कम करने के लिए मुंह से एक लफ्ज भी फूटा हो। बस अपनी गर्ज की पड़ी है, वो गुस्से से बुड़बुड़ाई। नानी आ गई, नानी आ गई। सहन से कुछ खुशगवार आवाजें बुलंद हुई। उन्होंने जरा आगे होकर खिड़की से झांका। उनके पोते पोतियां वफूरे शौक और मुसरत से अपनी नानी जान से लिपटे जा रहे थे। वो बेहद बदमजा होकर पीछे हटी। समधन की आमद हमेशा उन्हें नागवार गुजरती थी, ताहम बादल नाख्वास्ता मुरव्वत के हाथों मिलने के लिए बाहर आ गईं। कभी दादी के लिए तो ऐसी बेसाख्ता खुशी का इजहार नहीं हुआ जैसे नानी के लिए तुम लोगों की मोहब्बत उमड़ी आ रही है। जैनब बीबी से मिलते हुए नीली को घूरते हुए कहा, जो पीछे से नानी के कंधे पे थोड़ी टिकाए खड़ी थी। तो दादी, मोहब्बत का ऐसा इजहार आपके नवासे नवासियों की तरफ से आपके लिए होना चाहिए, जो कभी कभार आपसे मिलते हैं। हम और आप तो एक ही घर के फर्द हैं। नीली मुस्कुराती आंखों से दादी का अनरूठा अंदाज देखते हुए बोली। जैनब बीबी हमेशा की तरह अपने साथ काफी कुछ लाई थी। बेसन का हलवा, चावल का आटा, घर की बटी सवैयां। अरे अम्मा, इन सब की क्या जरूरत थी? निगत सामान संभाल कर एक तरफ रखते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में बोली। मगर जवाब दादी की तरफ से आया था। अच्छे भाई हैं जो बहन के घर इतना कुछ भेज देते हैं, वरना तो मैं जब भी बेटी के घर गई खाली हाथ ही लटकाते गई। दादी का लहजा हद दर्जा यासियत ज़दा था। अरे नहीं मेहरन बहन, ये चीज़ें मुझे बेटों ने नहीं थमाई, बल्कि मैं तो इन्हें घर पे ही तैयार करती रहती हूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं। जैनब बीबी सादगी से बोली। द ग्रेट नानी जान, जिए हजारों साल और ऐसी मज़ेदार चीज़ें हमें खिलाती रहें। शफीक कहते हुए उनसे लिपट गया था और दादी के लिए मजीद वहाँ रुकना बेहद मुश्किल था। ये मेरी निगी, निरी कम अकल, बचपन में खुश्क चर्बी वाला गोश्त कोयलों पे भूनकर नमक मिर्च छिड़क कर खा ही रही थी कि तुम्हारा मामू वाहद आ निकला। निगत ने इस ख्याल से कहीं भाई गोश्त हाथ से ले न ले, जल्दी से घुटनों में छुपा लिया। गरम गरम बूंदे टपकाते गोश्त ने टांगों को जला दिया था। पगली, पूरा एक हफ्ता मैं कच्चे आलू का लेप लगाती रही थी से। जैनब बीबी बोलते बोलते मुस्कुरा दी थी। उनके साथ सारे बच्चे बिस्तर में घुसे घुटनों पे ठोड़ी टिकाए महवियत से नानी की बातें सुन रहे थे। और ऐसे ही दिनों में दादी दम घुटने की सी कैफियत में मुब्तला हो जाया करती थी, जब बच्चों की नानी माँ ढेरों ढेर सौगात के तशरीफ लाती और बच्चे रोज रात को उनके गिर्द घेरा डालकर बड़े इश्तियाक से उनके मुंह से माँ के बचपन के किस्से सुनते। माँ की नादानियां, शरारतें, शादी, कितना कुछ दिलचस्पी का सामान था नानी की बातों में। तभी तो शफीक उनके वापस जाने का सुनकर उनके सामान का थैला कहीं छुपा आता था। जाकर तो दिखाएं जरा, इनहेलर और दवाओं के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। दोनों हाथ कमर पर रखकर आंखें नचाते हुए वो कहता। और दादी को बच्चों का नानी से ये लाड प्यार एक आंख न भाता। घर में जैनब बीबी की मौजूदगी उन्हें खामखा की कोफ्त में मुब्तला कर देती थी। अपना वजूद गैर अहम लगने लग जाता था। उनके ख्याल में
ये उनकी बहू की तरबियत की खराबी थी, जिसकी वजह से बच्चे नानी और दादी से बराबर के अल्तफात का मुजाहरा नहीं कर पाते। इसीलिए तो मूड खासा बिगड़ा बिगड़ा रहता था आजकल। बहू के हाथ का खाना वैसे भी इतने शौक से नहीं खाती थी। अब तो आवाज बुलंद खाने में मीन मीख निकालती ताकि जैनब बीबी के कानों तक आवाज बाखूबी पहुंच जाए। दादा टीवी पे न्यूज सुनने के बेहद शौकीन और उन्हें हर वक्त बिला वजह की ब्रेकिंग न्यूज की ढाई ढाई वहशत में मुब्तला कर रही थी। नगोड़ मारी सिर्फ रस्सा तुड़वा कर बैल भागा है और हलक पे जोर देकर यूं खबर सुना रही है जैसे खुदा न खास्ता क्यामत आ गई हो गई। न्यूज एंकर के अंदाज पे अलग तप चढ़ती। दादा को कौन मना करे न्यूज सुनने से। बस डिस्कवरी चैनल लगा के टीवी रिमोट कहीं स्टोर में छुपा आई। जान छुटी बिलावजह की टेंशन से। कहाँ गया मिल के नहीं दे रहा। और जब दादा पलंग के नीचे अलमारियों के पीछे तनदही से रिमोट ढूंढ रहे थे, दादी ने अपना पुराना बटनों वाला नोकिया मोबाइल निकाल लिया। ये मोबाइल उन्होंने बेटे अतीक से मंगवाया था। अपनी इकलौती बेटी से दुख सुख की बातें कर लूंगी, वो तो काम के बखेड़ों में उलझी मेके नहीं आ सकती। हाँ, ये और बात कि शगुफ्ता उनके दुखनों पे कोई खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया करती थी, क्योंकि उसके अकलौती भावज और भाई से ताल्लुकात मिसाली थे। दूसरा, माँ की मतलोन मजाजी से भी खूब वाकफ थी। हाँ शगी, नक्की को भेज के आके मुझे ले जाए। मोबाइल में महफूज शगुफ्ता का नंबर आसानी से मिल गया था। ठीक 1 घंटा बाद नक्की रक्षा लेकर आ गया। रिक्शे पर जाऊं? बुढ़ापे में अपनी हड्डियां नहीं तुड़वानी हैं। तो फिर बताएं कहाँ से आपके लिए कोई उड़न खटोला हायर करके लाऊं? नक्की मजाहिया अंदाज में बोला। क्यों? शहर भर की टैक्सियां क्या मरम्मत के लिए खड़ी हैं? नक्की का अंदाज उन्हें एक आंख न भाया। टैक्सी इतनी तंग गली में कैसे आ सकती है? तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कोई म्यूनिसिपल में काम करती हूँ। अगर टैक्सी आ सकती है तो ठीक, वरना जाओ। बेमुरवती से साफ इनकार कर दिया। नकी को ये बात मानना ही पड़ी। जाने से पहले नीलोफर को दादा का खास ख्याल रखने की ताकीद की। ये अलमारी में उनकी खांसी की दवा रखी है, फ्रिज में आई ड्रॉप्स रखे हैं, टोपी, मफलर, सरहाने। और दादी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके कमरे की चीजों की तरतीब बचपन से एक सी देखती आ रही हूँ। और वैसे भी कौन सा महीना रहने के लिए जा रही हैं? नीलोफर उनको एतमानान दिलाते हुए बोली। और हाँ, टीवी का रिमोट स्टोर वाले ट्रंक में रखा है। झुककर कदरे सरगोशी से बोली तो नीली का मुंह खुल गया था। दादा गुमशुदा रिमोट की बाबत हर एक से पूछ चुके थे। हर एक ने लाइल्मी जाहिर की थी, क्योंकि गुमशुदा चीज तो ढूंढने से मिल जाती है, मगर छुपाई गई। अभी 4 दिन ही गुजरे थे कि दादी शगुफ्ता फुफो के मुल्तान लौटने से कबल ही घर वापस आ गई। दादी आ गई, दादी आ गई। शानी जोर जोर से शोर मचाता हुआ उनके गले में झूल गया था। चल हट पड़े, ड्रामाबाज कहीं का। शानी को परे धकेलते हुए खुद चारपाई पे ढेर हो गई। कमाल है, खुद ही गिला करती हैं कि अपनी नानी पे सारी मोहब्बतें लुटाई जा रही हो और अब खुद ही नाराज हो रही हैं। शानी कंधे उचकाता हुआ चला गया। ये क्या दादी, मुझे दादा की ख्याल रखने का महीने भर का चार्ट थमाया और खुद फूफो के घर को हाथ लगाकर वापस आ गई जैसे। नीली उनके पीछे तकिया लगाते हुए हैरानी से बोली। बस मेरा दिल नहीं लगा। मजाल है जो बच्चों ने मुझे जरा भी वक्त दिया हो। और जवाई साहब, उन्होंने तो बिल्कुल मुझे घर का फर्द समझ लिया था। अंदाज जला कटा था। ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने मेहमान नहीं बल्कि आपको अपने घर का फर्द समझा, अपनायत दिखाई। नीली को उनकी नाराजगी समझ में नहीं। हम तो भर पाए ऐसी अपनायत से तो बेगानगी अच्छी। गजब खुदा का, पूरे 4 दिन साग खिलाया, कोई गांव का रिश्तेदार गठड़ बांध कर ले आया। अब जवाई साहब पे लाजिम हो गया कि रोज साग पकवाएं जब तक खत्म नहीं होता। ना कोई मीठा ना गोश्त। एक दिन नाश्ते में अंडा खाने की फरमाइश कर दी ढीठ बनकर। कमबख्त तुम्हारी मुर्गी अंडा देने बैठी तो ऊपर शेल्फ से स्टील की भारी पतीली गिरने से वहीं इन्ना लीला हो गई। जवाई साहब ने वहीं पेट चाक करके अंडा सालम निकाल लिया। मुर्गी तो हराम मौत मरी, अब उसके पेट से निकलने वाला अंडा हराम है या हलाल, 2 दिन तो इस बहस में गुजर गए। साथ मस्जिद के इमाम से फतवा लेना था, मगर मसरूफियत में लेना याद नहीं रहा। अब अंडा अभी तक शेल्फ में रखा सड़ रहा है। ना उसकी किस्मत में किसी का पेट है, ना कूड़े की टोकरी।
दादी जले भुने अंदाज में बोल रही थी। नीलो हंस हंस कर दोहरी हो गई। फूफा जहीर अहमद की कंजूसी तो चहारदांग आलम में मशहूर थी। खुद एक दफा नीली भी उनकी कंजूसी का बुरी तरह शिकार हुई थी। वो एक हफ्ता पप्पो के घर रही थी, वर्दा के साथ दोस्ती की वजह से। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, मगर बकर ईद पर जमा की हुई चर्बी से बने पराठे खा खा कर उसकी हालत पतली हो चुकी थी। दादी बला की खुश खुराक और बसियार खोर, 100 कत्ल माफ कर देती, मगर जायके पर कोई समझौता नहीं। नीली समझ सकती थी कि फूफो के घर क्याम पर दादी पर क्या गुजर रही होगी। जन्म जन्म का कंजूस दामाद महीनों बाद आई सास को ऐसी ही इज्जत दे सकता है, और एक हमारा बेटा है जो सास के आने पर खातर तवाजा में कोई कसर नहीं उठाए रखता। बात सारी तरबियत की होती है। मान उनकी नजर सामने लीमू के पौधे पर पड़ी, जिसकी बरहीने शाखों पर इक्का दुक्का पत्ते लगे हुए थे। नीली, मैंने तुम्हें दादा का ख्याल रखने के साथ साथ पौधों का ख्याल रखने को भी कहा था। अब देखा शैतान बच्चों ने लेके सारे पत्ते नोच डाले हैं। वो पौधे पे नजर जमाए सख्त रंजीदा लहजे में बोली। उन्हें अपने पौधों से बेहद इश्क था। लीमू, फालसा, अमरूद और दीगर फलदार पौधे उन्होंने दादा के साथ मिलकर लगाए थे। दोनों का बेशतर वक्त इन पौधों की देखभाल तराश खराश में गुजरता था। एक के हाथ में खुरपी होती तो दूसरे के हाथ में पानी का पाइप। अम्मा, बच्चे तो पौधों के पास गए ही नहीं। खिजां का मौसम है, जर्द पत्ते कमजोर होकर गिरते रहते हैं। शाम के खाने की तैयारी में मसरूफ निगत ने सुकून से कहा था। खिजां का मौसम, बंदा अपनी चीज की जितनी अच्छी हिफाजत कर सकता है, कोई दूसरा क्यों करे। पौधा पत्तों के बगैर कितना बुरा लगता है। बहू की बात रद्द करते हुए वो नाराजी से बोली। तेरे जाते ही क्या हो गई घर की सूरत, ना वो दीवार की सूरत है ना दर की सूरत। इसी दम दादा कमरे से स्टिक के सहारे चलते हुए बाहर आए और दादी पे नजर पड़ते ही शोखी भरी हाँक लगाई। अजी छोड़ो, बच्चों के सामने। दादी ने झींकते हुए पहलू बदला। और वो कैसी है हमारी नूरे नजर जाने पदर। दादा बोलते हुए पौधे की तरफ बढ़े। अनार के खिजां रसीदा पौधे पे स्टिक मारी तो बेशुमार जर्द पत्ते पौधे के कदमों में एकदम से ढेर हुए। हाय अतीक के अब्बा, ये क्या कर रहे हैं। दादी जैसे कराह कर बोली थी। कितने बुरे लगते हैं ये जर्द बेजान पत्ते। पौधा जैसे बरसों का बीमार हो। हवाओं की चाप बता रही है कि मौसम गुल आने को है। पौधों को सब्ज परहन मिलने ही वाला है। दादा चढ़ी बरसाते तवातर से पत्ते गिराते जा रहे थे। दादी ने बेसाख्ता सर हाथों पे गिरा लिया था। बादल सुबह से किसी कर्ज खाह की तरह डटे जमे खड़े थे, न छटते थे न बरसते थे। ताहम दोपहर के वक्त मशरिक से चलने वाली हवा ने जरा सा शरारत से गुदगुदाया तो खिलखिला कर बरस पड़े। अगले 1 घंटे तक आबी तारें जमीन से बंधी रहीं। मौसम ने दिल फरेबी और कैफ आफरीनी की चादर हर सू तान दी थी। निगत ने एहतियात से मोटा सा तवा चूल्हे पर चढ़ाया और बाजरे का आटा गूंदने लगी। बाजरे की गरम गरम रोटी पे मक्खन की टिकिया पिघलती जा रही थी, साथ में आलू बुखारे की मीठी चटनी। वाह मेरी माँ, दिल चाहता है तेरे इन 2 हाथों को 2000 बार चूम लूं। बिलाल ने रोटी का नवाला चटनी में अच्छी तरह डुबोकर मुंह में डालते हुए पुरलुत्फ अंदाज में कहा। ना तुम्हें हर नवाले पर ऐसा कौन सा जायका और लज्जत महसूस हो रही है जो मुझे पूरी रोटी खाने पर भी महसूस नहीं हुई। दादी कब से बिलाल के अंदाज को नापसंदीदगी से देख रही थी। बिलाखर तीखे लहजे में बोली, तो ऐसी बेजायका और बदमजा रोटी को आपने पहले ही लुकमे पर छोड़ देना था। बिलाल मासूमियत से बोला। क्या करूं, अब जैसी भी है दोजख शिकम तो किसी तौर भरना ही है। कौन सा 2-4 और बहुएं हैं कि उनके चूल्हे की उम्मीद रखूं। दादी मायूसी से कह रही थी। एक ही बहू, वो भी बदसलीका और फोहड़। दादी, मुझे आपसे हमदर्दी है। नीली दादी के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से बोली। चल नकम्मी औलाद, अगर माँ फोहड़ है तो तुमने कौन सा दिल खुश कर रखा है। कभी कोई मीठा बनाकर खिलाया कि दादी चखें। कोई लजीज हांडी दर्जनों पकाने के चैनल टीवी पे देखती हो, मगर दादी की दिलजोई का ख्याल भी ना आया। क्या था जो तुम मुझ पर चली जाती। चिराग तले अंधेरा। मेरे पक्के डोसे को बरसों तक कोई नहीं भूल पाता था। नरम खस्ता करारा, कौन मानेगा कि तुम ऐसी सुगड़ दादी की पोती हो। निरताड़ कद, बस छत के जाले साफ करवा लो।
दादी का अंदाज शर्मिंदगी के दरिया में पूर डुबकियां लगाने के लिए काफी था। बाखुदा, मुझे कतन इल्म नहीं था कि मैं इस कदर सुघड़ और सलीकामंद दादी की पोती हूँ। अगर इल्म होता तो और कुछ नहीं, कम अज कम फख्र ही कर लेती। नीली बेचारगी से बोल रही थी। दादी की तवज्जो अपने हाथ में लिए बटुए की तरफ थी। चल शानी, ये पैसे पकड़, मोहल्ले से 1 दर्जन अंडे ढूंढ कर ले आ। मुर्गी कुड़क हो गई है, चूजे निकलवाऊंगी। और सुन, अंडे मुर्गे वालों के हों। शानी की हथेली में पैसे थमाकर नीली की तरफ रुख दोबारा से मुड़ा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ऐसी सलीका और हुनरमंद थी कि दूर दूर से औरतें मेरे हाथों के कशीदाकारी के नमूने देखने आती थीं। तकिए मेजपोश। दादी का लहजा तफाखुर से भरपूर था। मगर दादी, मेरा तो कोई कसूर नहीं। अगर मैं आपके जवाहिर पोशीदा से बेखबर हूँ तो मेरा क्या दोष। जब से होश संभाला है आपको कोई काम करते नहीं देखा। बस चारपाई पे बैठ के मजे मजे के खाने खाना और गार्डनिंग करना ही आपके मशागिल हैं। अच्छा, ये बात है। चल, तुझे अपने हाथ का डोसा खिलाती हूँ। दादी को जैसे नीली का अंदाज चैलेंजिंग महसूस हुआ था, इसीलिए जोश से उठ खड़ी हुई। शानी भी इसी वक्त खाली हाथ लटकाता आ गया था। दादी 6-7 घरों में अंडे लेने गया। कहीं 2 तो कहीं 3। किसी घर में पूरे 1 दर्जन अंडे नहीं मिले मुझे। शानी सख्त मायूसी से कह रहा था। दादी ने एक जोरदार धमुका शानी की कमर में जड़ा। कमबख्त, अकल से पैदल। अगर 2-4 घरों से थोड़े थोड़े अंडे ले लेता तो पूरे दर्जन हो ही जाने थे। ये तो नहीं कहा था कि 1 दर्जन एक ही घर से लेना। चल, दोबारा निकल। बस ख्याल रखना अंडे मुर्गे वाली मुर्गी के हों। मैंने कुड़क मुर्गी बिठानी है, तलकर नाश्ता नहीं करना उनका। बाजू से पकड़कर शानी को घुमाकर रुख दरवाजे की तरफ किया और नीली से बोली, हाँ तो चलो डोसा बनाते हैं। किचन में पहुंचकर किचन का नाकदाना जायजा लिया गया। क्या हशर कर रखा है किचन का तुम्हारी माँ ने। सास ने चूल्हा चौकी हवाले की तो जो जी चाहे करे। एक मैं थी, किचन जगमगाता रहता था। लें दादी, बैठे। नीली ने चौकी दादी को पेश की। पहले आग जलाओ, हुक्म सादर किया गया। नीलो ने बतेरी फूंके मारी मगर आग जलकर न दी। सारे में धुआं फैल गया था। दादी ने दुपट्टा आंखों पर रख लिया था। कमबख्त, तुम्हारी सारी आंखों में धुआं भर दिया, फूंकों में जान नहीं है क्या। दादी खांसते हुए चीख कर बोली। उनकी आंखों से पानी बह रहा था। फिर कदरे संभल कर अंदाजे से तेल तवे पर डाला। नीली ने गाल जोर से फुलाकर जोर से फूंक मारी तो आग तेजी से भड़क उठी। साथ ही तेल ने भी आग पकड़ ली। लंबे लंबे शोले बुलंद होने लगे। दोनों घबरा गईं। नीली की बच्ची, बुझा इसे, जलाएगी क्या। दादी चीखी। नीली ने घबराहट में हाथ में पकड़ी साफी जोर जोर से मारी तो आग बुझी। साथ में धुआं भी फैला और मजीद गहरा हुआ। मार डाला जालिम मुझ बुढ़िया को। दादी को खांसी का दौरा पड़ चुका था। दादी, धुएं के अंधेरे में डूबे किचन में शानी की आवाज उभरी थी। मुझे अंडे नहीं मिले। सब ने कहा हमारे पास मुर्गी वाले अंडे हैं। हमारे मुर्गे अंडे नहीं देते। सब ने इतना मजाक उड़ाया कि हद नहीं। शानी रोने वाला हो रहा था। ठहर कम वक्त, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने कहा था कि अंडे उन मुर्गियों के हों जहां मुर्गे भी मौजूद हों। ये नहीं कहा था कि मुर्ग अंडे देते हों। दादी गुस्से भरे अंदाज में कहती शानी को दो लगाने के लिए उठ खड़ी हुई। मगर धुएं की वजह से ऐसा चक्कर आया कि दरवाजे का पट थामना पड़ गया था। नीली अलग हंस हंस कर बेहाल हो चुकी थी। नेड़े आ जालिमा वे, में मर गई हैं। नीलम लंबी लंबी ताने लगाते हुए घर की सफाई में जुटी हुई थी। पूरा फर्श धोया, धुले चमकते नए नकोर पर्दे लटकाए, दीवार में नस्ब गमलों को धोकर लोहे के स्टैंड्स तक को रंग कर डाला। खामखा खुद को थका रही हो, लाजमी नहीं कि आने वाले जाहिर परस्त लोग हों। ये बिस्तर की चादरें, नए पर्दे, ताज़ा फूल, असल चीज तो लड़की के गुण होते हैं। दादी तख्त पे बैठी उसकी तमाम फुर्तियों को बगौर मुलाहिजा करती अपना तज्जिया भी पेश कर रही थी। हाँ तो कौन सी कमी है मेरे अंदर। नीली तड़प कर सीधी हुई थी। 10 उंगलियां 10 चिराग हूँ। हाँ चिराग, मगर बुझा हुआ। दादी ने नखूद से सर झटका। पूछती है कौन सी कमी है। मैं कहती हूँ बीबी, ज्यादती सी ज्यादती है। लंबा ताड़ सा कद, छत के जाले साफ करवा लो, सीढ़ी की बचत। आराम से हाथ बढ़ाया और 2 छत्ती का सामान नीचे उतार लिया। 2 छत्ती क्यों,
इसी कद के बल बोते पे तो आसमान के तारे भी तोड़कर ला सकती हूँ। दादी के मुसलसल तंज पर वो जलकर बोली थी। अरे आप क्यों तारे तोड़ेंगी? तारे तो वो तोड़कर लाएगा जो आपका हमसफर बनेगा। कसम से इतनी मेहनत। मान गए बहना, अपना घर आज अपना नहीं लग रहा। कुर्सी पे पाँव रखे कपड़े से जूते चमकाता बिलाल तौसीफी अंदाज में बोला। हाँ बस इसी सफाई सुथराई को ही लाख जाने तो और बात है, वरना तो अंदर का हाल हम ही जानते हैं। बिलाल की बात पे दादी ने मायूसी भरा तबसरा किया था। निगत की कजन शहला ने अपनी ससुराल में से नीली के लिए रिश्ता भिजवाया था। इसी सिलसिले में निगत किचन में मसरूफ थी। शहला ने बताया था कि शरीफ खानदान है। नीली को तो जैसे सुनकर सख्ता हो गया था। हाय, शरीफ फैमिली मतलब साहब इक्तदार कुंबा, इतनी अमीर और पावरफुल फैमिली, महल मिले और मरियम नवाज, उनकी ब्यूटी और ग्रेस। नीलोफर बस लुटियां डालने ही वाली थी कि जब निगत ने झंझोड़ कर सीधा किया था। पागल मत बनो नीली, शहला के कहने का मतलब है आने वाले मेहमान शरीफ, नेक स्वभाव और सादा मिजाज के हैं। लड़का खैर से करता क्या है? दादी ने मेहमानों से इंटरव्यू का आगाज किया था। जी, वापडा में मुलाजिम है, लड़के की बहन ने अदब से जवाब दिया। वापडा में? तो इसका मतलब है सारा दिन वेला निकम्मा बैठा रहता होगा। दादी ने पुरसोच अंदाज में बाआवाज बुलंद कहा था। हाँ जी, वेला निकम्मा क्यों, अच्छी खासी सैलरी मतलब तनख्वाह है उसकी। बहन कदरे बुरा मान कर बोली। तनख्वाह किस बात की लेता होगा जब बिजली दिन में 2 दफा झलक दिखलाती है। मनहूस मारे गर्मी से तड़पा तड़पा कर मारते हैं और हजारों के बिल आराम से डकार जाते हैं। दादी बिजली जाने पर वापडा वालों को जो सलवातें सुनाती रहती थी, जोशे खिताबत में अब भी शुरू हो गई। खुदा इनसे पूछे जहन्नम के दारोगे लगे हुए हैं। निगत बेबसी से मेहमानों को पहलू बदलता देख रही थी। इतने में नीलोफर सर पे दुपट्टा ओढ़े ट्रे उठाकर अंदर दाखिल हुई। माँ बहनों की नजरें लड़की को देखने के लिए ऊपर उठी। नजर बस ट्रे थामे हाथों तक ही जा रुकी। नजर मजीद ऊपर उठी तो गर्दन का आखिरी मोहरा पहले मोहरे से जा मिला था। रंग गोरा, आंखें गहरी स्याह, मगर कद, इतना लंबा कद। माँ बेटी को अपनी गर्दनों में दुखन का एहसास हुआ था। उफ तौबा। फिर खाने के दौरान ही दादी ने अपना फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया था। क्या पूछती हो बच्चियों, मैं बुढ़िया, बीमारियों की पोटली, 15 साल तो जालिम खांसी ने न छोड़ा, और ये घुटनों का दर्द पूरे 25 साल से झेल रही हूँ। ये नीलो जिस दिन पैदा हुई उससे अगले माह से इस बीमारी ने मुझे आ लिया। 25 साल? दोनों माँ बेटियों ने एक दूसरे को देखा था। 25 साल का तो हमारा अपना भाई है। शहला आंटी तो बता रही थी कि नीलोफर 20 साल की है। लड़के की बहन इस साफ गोई से बोली कि सभी चुप रह गए थे। इतने गहरे चुप के तीसरे दिन जाकर सबकी कुव्वते गोयाई लौटी थी। आहा, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कांधे पे बिठा लो, घोड़ी का क्या काम है। बिलाल प्लेट और चम्मच बजाता ऊंची आवाज से गा रहा था। नजरों का फोकस नीलोफर थी जो 3 दिन से कटवाई लिए पड़ी थी। बकवास मत करो बड़ा आया शोखा। वो आंसुओं से लबरेज आंखों के साथ बिलाल पे चिल्लाई थी, फिर भुने हुए दाने खाती दादी की तरफ मुड़ी। दादी, ये सारा किया धरा आपका है, चलता फिरता अस्पताल हैं आप। खाम खा का आते ही अपनी बीमारियों की शेखी बिगाड़ना शुरू कर दी। और क्या लाजिम था कि आप अपनी हर बीमारी का ताल्लुक मेरी उम्र से जोड़ती? खांसी लगी तो नीलोफर 15 साल की, टाइफाइड हुआ तो नीलोफर 7वीं जमात में थी। नीली और घुटने के दर्द की उम्र एक ही है।